हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जो कि आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रोल निभाने वाले हैं। इसलिए याद रखिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख ले जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस बनाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम जानेंगे कि सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है, बेकन, बीफ, पोर्क या फिर चिकन। आप सभी ऑप्शंस देख सकते हो, साथ साथ कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से बताएंगे कि सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है, बेकन, बीफ, पोर्क या फिर चिकन। तो याद रखिएगा जो नमकीनी मांस होता है सुअर का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेकन कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सामान्यतः अगर आपसे पूछता है कॉमन कि सुअर के मांस को क्या कहा जाता है तब तो आपको क्या बताना है, पोर्क कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पोर्क कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नमकीनी मांस तब आपका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ये बोला जाता है बेकन को बोला जाता है। साल्टेड मीट क्या होता है, बेकन होता है और सामान्यतः पोर्क होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकेट्स किसकी कमी से होती है, मतलब जो रोग होता है रिकेट्स जिसमें क्या होता है हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या रहता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन B2। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जो रिकेट्स होता है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और रिकेट्स में होता क्या है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि रानीखेत है विषाणु रोग, निमेटोड रोग, जीवाणु रोग या फिर प्रोटोजोआ रोग, मतलब ये किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने सामान्यतः पढ़ा ही होगा कि रानीखेत रोग किस में होता है, मुर्गियों में होता है। और ये किससे होता है, याद रखिएगा ये होता है वायरस जनित रोग होता है, मतलब वायरस से फैलता है। याद रखिएगा किससे होता है, वायरस से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि पैर की अंगुली ऐंठना रोग, पैर में या फिर अंगुली ऐंठना रोग ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2 या फिर विटामिन B12। दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को कि पैर की जो अंगुली ऐंठना रोग है मतलब कर्ल टोई पैरालाइसिस ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा ये होता है विटामिन B2 के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन B2 के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मछली उत्पादन अधिकतम होता है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। आपको क्या लगता है कि मछली उत्पादन है ये सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। तो आप सभी को पता है कि जो मछली का उत्पादन है ये सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंडे का छिलका किस तत्व से मिलकर बना होता है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि अंडे का जो छिलका होता है, जो बाहरी कवच होता है, ये किसके मिलकर बना होता है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। चार ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्या लगता है कि अंडे का जो छिलका होता है ये किस तत्व से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि जो छिलका होता है अंडे का जो कि क्या होता है, सख्त होता है, मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और ये जो कठोर होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। और जिसका सिंबल क्या होता है, CaCO3। किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और जिसका सिंबल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है, कैंडलिंग के द्वारा, एनिमिंग के द्वारा, टेम्परेचर टेस्ट के द्वारा या फिर pH के द्वारा। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि जो अंडे की गुणवत्ता टेस्ट किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है, याद रखिएगा कैंडलिंग जो टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा गुणवत्ता की टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
एक प्रकार का हम परीक्षण करते हैं, और वो परीक्षण कौन सा होता है, वो होता है, याद रखिएगा, कैंडलिंग टेस्ट होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है। अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, विटामिन बी के कारण, या फिर ज़ैंथोफिल के कारण। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अंडे का जो पीलापन होता है, अंडे का जो पीलापन होता है ये किसके कारण होता है? तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लीजिए कि अंडे का जो पीलापन होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है ज़ैंथोफिल नामक जो पिगमेंट पाया जाता है, जो वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण क्या होता है? अंडे का पीलापन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्या पूछा गया आपसे कि गाय के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ये कितना होता है? गाय के शरीर का बॉडी टेम्परेचर ये कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? शरीर का तापमान, और वो किसका? गाय का पूछा गया है। तो कितना होगा? याद रखिएगा, ये होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय में गर्भकाल कितना होता है। गाय में गर्भकाल कितना होता है? 283 से 285 दिन, 290 से 292 दिन, 142 से 145 दिन, या फिर 153 से 154 दिन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस देख चुके हो। तो अब यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। गाय का जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल मतलब जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ये कितने समय का होता है? जो गेस्टेशन पीरियड होता है ये कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है 281 से 82 दिन का। कितना होता है? 200 से 81 से 82 दिन का होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपसे पूछता है भैंस का, तो भैंस का कितना होता है गर्भकाल समय? ये होता है, याद रखिएगा, 310 दिन। भैंस का होता है 310 दिन। और अगर आपसे पूछता है गाय का, तो गाय का कितना होता है? 281 से 282 दिन। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 51 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन, चिकन, बीफ, या फिर पोर्क। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? तो आप ये तो सभी जानते होंगे कि भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं चिकन, तो चिकन तो आप सभी को पता है, मुर्गी के मांस को। पोर्क, अभी हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन क्लियर किया था कि पोर्क बोला जाता है सुअर के मांस को, और बीफ किसे बोला जाता है? गाय के मांस को बोला जाता है। गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, पोर्क सुअर के मांस को बोला जाता है, मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है, और बीफ किसे बोला जाता है? याद रखिएगा, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सफ़ेद क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कपास से, दूध से, चावल से, या फिर भेड़ से। तो ये तो आप सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का मतलब सफ़ेद क्रांति का जो संबंध है ये किससे है? याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। किससे होता है? याद रखिएगा, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने से इसका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। अब ये भी आप सभी को ही पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? याद रखिएगा, ये की गई थी 1970 में। और याद रखिएगा, ये मुख्यतः 3 चरणों में चला था। ठीक है, कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? ये 3 चरणों में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अफवाह से, कपास से, चावल से, या फिर दूध से। तो ऑपरेशन फ्लड है तो इसका संबंध किससे होता है?
ये होता है, याद रखिएगा, दूध से इसका संबंध माना जाता है। किससे होता है इसका संबंध? दूध से माना गया है। ठीक है, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या था, याद रखिएगा, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भेड़ में प्रसव क्या कहलाता है। भेड़ में जो प्रसव क्रिया होती है, मतलब जो बच्चे देने की क्रिया होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, प्रसव का मतलब होता है कि जब ब्याहती है। ठीक है, आपने देसी लैंग्वेज में पढ़ा होगा ब्याना, तो मतलब बच्चे देने की जो क्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? काविंग, लैम्बिंग, फैरोइंग या फिर पपिंग। याद रखिएगा कि भेड़ में जो प्रसव क्रिया है इसे किस नाम से जाना जाता है? काविंग, लैम्बिंग, फैरोइंग या फिर पपिंग। तो याद रखिएगा, इसे बोला जाता है लैम्बिंग। भेड़ में जो प्रसव होता है, मतलब बच्चे देने की जो क्रिया होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये बोला जाता है लैम्बिंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ओके, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।